हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कॉलेज भैया। और आज एक करियर पॉडकास्ट नहीं, एक स्पिरिचुअलिटी पॉडकास्ट है। तो आज है मेरे साथ ऑनरेबल बीके गीता दीदी। और आज मैं सुबह इनसे मिला और सुबह से ही आज मेरे अंदर एक नई उमंग, एक नई तरंग सा महसूस हो रही है। एक मन बहुत काम महसूस हो रहा है। मैं अक्सर अपना पॉडकास्ट जो है एक हाई लेवल पे स्टार्ट करता हूँ, पर आज पता नहीं क्यों मैं एक काम माइंड से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आज स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, तो वो सब पूछते हैं। गीता दीदी, ओम शांति। ओम शांति। तो मेरा दीदी सबसे पहला तो यही सवाल है कि ओम शांति का मतलब क्या है? ओम अर्थात अहम। ओम प्राचीन शब्द है और हमेशा से हर धर्म स्वयं की पहचान देता आया है और ये सनातन धर्म ने सबसे पहले दी। ओके। मैं शांति ही शांत स्वरूप हूँ। आई एम पीसफुल सोल। ये एक ऐसी बात है जो हम हर बात शुरू करने से पहले एक दूसरे को याद दिलाते हैं। तो ये स्वयं के स्वरूप की बात है। मुझे खुद को शांत स्वरूप मान के चलना है। ओके, बहुत ही गहरी बात है ये। तो गहरी बात से मुझे याद आया कि मैंने मेडिटेशन का बहुत सुना है, बहुत जाना है और खुद भी किया है। लेकिन बहुत से लोग जो मेडिटेशन करना चाहते हैं वो मेडिटेशन सुनते तो हैं, पर वो शायद इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। शायद उनके वर्क प्रेशर की वजह से, या फिर हो सकता है कोई और कारण भी हो। तो क्या इसकी कोई सिंपल टेक्निक्स है मेडिटेशन की जो मैं बैठे बैठे कर सकता हूँ और एक अपने जो मेरा हैवी वर्क प्रेशर है उसके साथ भी मैं डेली इस मेडिटेशन को मेंटेन कर सकूँ? एक्चुअली मेडिटेशन करना ही उनको है जो बिजी रहते हैं, जिनके ऊपर वर्क प्रेशर है। ओके। जिनके पास कोई काम नहीं है वो मेडिटेशन भी क्यों करेगा, वो ऑलरेडी रिलैक्स है। सही बात है। मेडिटेशन शब्द आज बहुत लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन इसका जो डेकोरम है वो आकर्षित करता है। इसके पीछे एक ऐसी सोच बन गई है कि बहुत गहन कोई तपस्या है, बहुत कठिन कोई साधना है। और ये जो माइंडसेट हो गया है, इस कारण ही कुछ लोग जब स्टार्ट करते हैं तो इन वेरी बिगिनिंग उनको लगता है कि ये बहुत ऊंची कोई साधना है जो मैं साधारण सा कार्य करने वाला कैसे कर पाऊंगा। ओके। तो इस कारण ही पहले एक स्टार्टिंग में ये विचार होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, मेडिटेशन अर्थात स्वयं को रिचार्ज करने का एक ऐसा तरीका कि जो संसार की सुपर पावर है, जो पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है, उसके साथ खुद को कनेक्ट करके, और जैसे हम मोबाइल हैंडसेट को चार्ज करते हैं क्योंकि हमें पता है उससे हमें बहुत सारा काम लेना है, ठीक वैसे ही खुद को चार्ज करने के लिए एकाग्र करते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक है, केवल 3 बातें। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कौन हूँ, खुद के स्वरूप को जानना है जो मेरा वास्तविक स्वरूप है। सुपरफिशियल लेवल पे हम इंसान के रूप में अपने कास्ट, क्रीड, कलर के आधार पे खुद को डिफाइन करते हैं। यस। और बचपन से हमें वही बताया गया, ये तुम्हारा एड्रेस है, तुम्हारी कास्ट है। लेकिन जो इंटरनल माई सेल्फ है, जो रियल मी है, उसमें पहले टिकना है। तो खुद से मैं कौन। सेकंड, मुझे कहाँ से एनर्जी को पाना है। ओके। जैसे हम चार्ज करने के लिए बोर्ड ढूंढते हैं, पावर बैंक ढूंढते हैं, वैसे ही समस्त संसार के अंदर वो कौन सी जगह है जहां से मुझे एनर्जी भरनी है। मंदिर जाते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, ये सभी वो कारण है जहां से हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है, शांति मिलती है। लेकिन ये प्रकृति, ये सृष्टि, ये मानव जगत, इनका सबका रचयिता, वो सारे शक्तियों का स्रोत है। तो सेकंड स्टेप में उस शक्ति के स्रोत, वो हर एनर्जी, उसके साथ हमें जुड़ना है। ये क्लियर होना चाहिए। ओके। वो कौन है, कहाँ है, इसके बारे में पहले कोर्स होता है, पूरा ही हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। दूसरी बात,
कि हमें उनके साथ एक रिलेशन जोड़ना है। कम्युनिकेशन का आधार क्या होता है? अगर हम कोई स्ट्रेंजर के साथ में बात करेंगे तो बहुत फॉर्मल बातचीत होती है, जैसे आज तक हम करते हैं, हे प्रभु दयालु है तू, कृपालु है, अच्छा है ये, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाता। यस, ये जैसे हम किसी फॉर्मल टॉक कर रहे हैं या किसी को केवल हम खुश कर रहे हैं, केवल उसकी एक महिमा कर रहे हैं, नहीं, वो मेरा पिता है, वो मेरा रचयिता है। ये संबंध स्थापित करना, ये सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप है हाउ टू कम्युनिकेट। तो दो व्यक्ति का मिलन, दो दोस्तों का मिलन तभी होता है जब उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटी होती है। तो आत्मा का सुप्रीम सोर्स के साथ कम्युनिकेशन इजी कब होता है? जब वो जैसा है, प्योर है, उसके अंदर समस्त संसार के कल्याण की कामना है, वैसा मेरा अंतर मन भी मुझे धीरे धीरे तैयार करना होगा। ओके, किसी सेल्फिश मोटिव को लेके, किसी क्राइम लेवल पर हम काम कर रहे हैं, किसी से हमारा नफरत है, किसी से बदला लेने के अंदर संकल्प है, ऐसी कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स है या एटीट्यूड ऐसा है, तो हम कम्युनिकेट करने पहले क्या करना है? अपने धरातल को स्वच्छ, बहुत सिंपल, कहीं भी कभी भी, आपने कहा बैठे बैठे, मैं कहूँगी लेटे लेटे भी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन गीता दीदी। मतलब आपकी बातें ही सुन के जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद मेरा ही मेडिटेशन हो गया है। बट आपने पहला पॉइंट ये कहा कि अपने आप को जाना। जी जी तो जो एक बच्चा है जो 11th या 12th में या फर्स्ट ईयर में है, उसको सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि मैं कौन हूँ। यस उसके जीवन में दो सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं कि मैं क्या बनूँ। या तो जो सोसाइटी मुझे बनाना चाहती है मैं वो बनूँ, या फिर मैं जो बनना चाहता हूँ वो बनूँ। तो इसमें वो बच्चा कश्मकश में रहता है कि मैं क्या बनूँ, तो उसे क्या फॉलो करना चाहिए? बहुत ही आज के समय का करंट ये विषय है या प्रश्न है। वैसे हर एक को एक पूरे विश्व में आजकल आइडेंटिटी क्राइसिस है, क्योंकि बचपन से जब बच्चा अपने पिता को देखता है तो कहीं ना कहीं पिता उसका हीरो होता है, जी, तो बहुत हद तक वो अटैच होता है कि मैं भी वैसा कुछ करूंगा। थोड़ा बड़ा होने पर वो और हीरोज को देखता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ इन्फ्लुएंस में आता है। लेकिन जहाँ खुद की करियर की बनाने की बात है और आपने कहा कि किसकी सुननी चाहिए, तो दिल एक्चुअली अंदर से वो सोचता है, प्रेरणा देता है, जिसके अंदर हमारे छिपे हुए दृश्य होते हैं, जिन घटनाओं को, जिन लोगों को हमने बहुत करीब से देखा होता है, किसी की प्रशंसा होते देखा होता है, किसी को बहुत सुविधाजनक जीवन जीते हुए देखा होता है, और वो बहुत करीब से हमारे ऊपर उसका छाप पड़ती है, और तब हमारे अंदर एक पिक्चर बन जाता है कि मुझे भी वही करना है। लेकिन जो हम किसी के देखने से अपने अंदर संकल्प लाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेरी कैपेसिटी, मेरी बुद्धिमत्ता या मेरे फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से उस गोल तक पहुंचना मेरे लिए संभव हो। तो केवल दिल की सुनना ये भी यथार्थ नहीं है। और दूसरा आपने कहा सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में हम होते हैं कि लोग मुझे कैसा देखना चाहेंगे, या बार-बार कहा भी जा रहा होता है कि ऐसा बनो, ये पड़ोस का बेटा ऐसा बन गया, देखो तुम्हारा बड़ा भाई ऐसा बन गया। तो वहाँ पर भी अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, परंतु साथ-साथ एक भय होता है। तो किसी को भी रेस में कभी नहीं लगना चाहिए, लेकिन खुद का मेजरमेंट करते रहना चाहिए। जो छोटे-छोटे टेस्ट हम देते हैं, उसमें हम देखें किस विषय से मैं बहुत आसानी से अच्छे नंबर प्राप्त करता हूँ, पहली बात। दूसरा, किस विषय को पढ़ते हुए मुझे रुचि पैदा हो रही है, मैं बोर नहीं होता हूँ किस विषय से, ये ज़रूर हम नाप सकते हैं हर कोई। और दूसरा, जैसे कहा जाता है कि गोल शुड बी स्मार्ट, तो यस, तो स्मार्ट के अंदर स्पेसिफिक होना चाहिए। कई बार हम बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं, ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, लेकिन स्पेसिफिक
एक चीज पर अगर हम फोकस करें तो बाकी अन्य चीजें न दिखाई दे, जैसे अर्जुन की एक आंख वाली बात हम कहा करते हैं। तो हकीकत में एक चीज पर फोकस होने से वो लक्ष्य हमारा अवश्य हासिल होता है। दूसरा, हमारा जो भविष्य है, आज से हम मेजर करें कि मेरे शरीर के हिसाब से, मैं एक छोटे गांव से आता हूँ तो वहाँ उसका कोचिंग कहाँ होगा, उसके लिए मेरे पास क्या क्या चाहिए होगा। तो मेजरमेंट कर ले कि मैं इस लेवल तक, इस लाइन में कहाँ तक जा सकता हूँ। मेजरमेंट बहुत जरूरी है और इसके लिए बच्चे को गाइड करना चाहिए, और बच्चे को भी, युवा को भी इसके लिए किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो सक्सेसफुल हुए हैं उनसे थोड़ा गाइडेंस जरूर लेना चाहिए। और हम भी एज ए स्पिरिचुअल काउंसलर, क्योंकि मेरी पढ़ाई एमएससी इन काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ में हुई है, तो मैं एक ऑनलाइन पेज भी है मेरा जिस पर मैं काउंसलिंग के लिए बच्चे मेरे से कांटेक्ट करते हैं और बहुत से लोगों को मैं ये बताती हूँ। तो मेजरमेंट जरूर कर ले, देन रियलिस्टिक होना चाहिए। मैं बन जाऊं पायलट या मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊं, अच्छा लगता है, परंतु अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपने धरातल पे टिकते हुए कभी कभी ये रेयर ऑफ द रेयर व्यक्ति के लिए ही पॉसिबल होता है। तो वो रियलिस्टिक नहीं है मेरे लिए। और जिस चीज को पाने के लिए मेरे पास क्षमताएं हैं, उसको हम देखें कि वो कितने हद तक मैं बढ़ा सकता हूँ। हो सकता है कि आज मेरे पास क्षमता ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सपने ना देखूं, सपने में जरूर देखूं, पर मैं ये जरूर देखूं कि मेरी क्षमता बढ़ाने के लिए मैं कितना तत्पर हूं, कितना मेरे अंदर पुरुषार्थ करने का, मेहनत करने का जज्बा है। तब मैं वो हर चीज जो आज के लेवल पे शायद असंभव सी हो, कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट। टाइम बाउंड होना चाहिए कि मैं 1-2 साल का कोर्स है या 10 साल जिसमें लगने वाला है, उसके लिए आज से क्या क्या प्लानिंग करके चलूं। डेली प्लानिंग भी होनी चाहिए, कितना समय उसके लिए दूंगा। मंथली प्लानिंग भी होनी चाहिए, वीकेंड की भी प्लानिंग होनी चाहिए। और आफ्टर ऑल फाइनल उस स्टेज तक या जिस परसेंटेज तक मुझे पहुंचना है, जहां कट ऑफ होता है, वहां तक पहुंचने के लिए मैं डेली और ईयरली कितना घंटा और कितना ध्यान दे पाऊंगा, इसके मुझे पहले से ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए। कहते हैं कि व्यक्ति अगर समय की ठीक प्लानिंग करता है तो वो गोल को अचीव करने में बहुत हद तक सफल होता है। तो ये कुछ चीजें हैं। और उसके बाद जरूरी है शांत होके बैठना और इमेजिन करना जो आप बनना चाहते हैं, और आपको अंदर से लगना चाहिए कि मैं इस गोल के, इस स्वरूप के लिए शायद अपने आप को तैयार ही देख रहा हूँ। मेडिटेशन भी बहुत हेल्पफुल है, तो आप उस तक जाएं। तो करियर चूज करते समय भले थोड़ा टाइम लगे, जल्दीबाजी ना करें, परंतु टाइम कीपिंग करके हम बाद में पश्चाताप नहीं करेंगे। बिल्कुल, जब तक आप जो बनना चाहते हो वैसा सोचोगे ही नहीं, तो तब तक बनोगे कैसे? बिल्कुल। जैसे बहुत सारे लोग किसी रेस पे पहुँचना चाहते हैं, किसी डेस्टिनेशन पे पहुँचना चाहते हैं, पर वो डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं, पर उसके बाद उनको फिर समझ में नहीं आता उसका करें क्या? क्योंकि कभी सोचा ही नहीं उस बारे में। हमेशा वो जर्नी में ही सोचने में निकाल दिया। तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप जो बनना चाहते हैं, कि आप जब बन जाएँगे तो आप कैसे लगेंगे? आप उसके बाद क्या करेंगे? जी, मैंने एक चीज सुनी थी कि जापान में सेक्रेटरीट के अंदर सेक्रेटरी लेवल्स की जो ट्रेनिंग होती है, हुँ, उसमें जब कोई टास्क दिया जाता है तो टास्क को करने का टाइम होता है 20 मिनट्स, लेकिन उसकी प्लानिंग का टाइम होता है 1 आवर। ओके। तो जब कोई व्यक्ति प्रॉपर प्लानिंग करता है तो कम टाइम में बहुत जल्दी काम करता है। इसलिए प्रिपरेशन के लिए, मेंटल प्रिपरेशन, फिजिकल और सोशल, हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रिपेयर होने के लिए ज्यादा टाइम देना चाहिए। तो आप विजुलाइज करें कि मैं ये बन गया हूँ, और वो रोज विजुलाइज करने से आप धीरे धीरे उसके करीब चले जाते हैं, उस लक्ष्य के। यस। पर दीदी मान लो कि 2 व्यक्ति हैं, हम्म, दोनों ने सेम हार्ड वर्क किया है, लेकिन एक को सक्सेस मिल गई, लेकिन दूसरे को नहीं मिली। इसके क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे इसको मानते हैं उनके कर्मों की वजह से उनको नहीं मिला। हम्म, बहुत सारे मानते हैं उनके हार्ड वर्क में कमी थी। बहुत सारे मानते हैं उनके स्मार्ट वर्क में कमी थी। और 90% जनता मानती है कि उनके लक में कमी थी।
जैसे अक्सर लक की जब बात आती है तो अक्सर लोग कहा करते हैं कि लक में भगवान का हाथ होना ही बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जब अर्जुन ने जब मछली की आँख पे तीर लगाया था, तो नारद जी ने कहा था कि तुमने तो तीर लगाया, लेकिन श्री कृष्ण ने पानी में ठहराव लाया, इसलिए तुम तीर लगा पाए। हम्म, तो आपको क्या लगता है कि एक बच्चा जो सक्सेस नहीं हो पाया है, उसमें क्या ये इनमें से कौन-सा पॉइंट है जो जिसकी वज़ह से उसको सक्सेस नहीं मिली है? सबसे पहले आपने कहा कि दो व्यक्ति समान है और वो दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, जी, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी समान नहीं है, पहली बात। क्योंकि आज किसी की एज समान है, सेम स्टैंडर्ड है, सेम बैकग्राउंड है, लेकिन वो तो हम जिसे देख पा रहे हैं उस शरीर का है। लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है, उसका जो पूरा जर्नी है, वो दोनों की डिफरेंट डिफरेंट है। हम सब ने इस जन्म से पहले भी बहुत सारे जन्म लिए हैं और वहां से हम बहुत सारी मेमोरीज को कैरी करके आए हैं। बहुत सारे संस्कार उसी आधार पे हमारे डेवलप हुए हैं। इसलिए आज भले एक ही क्लास में बैठकर एक ही किचन का खाना खाने वाले, एक ही माता पिता से पलने वाले बच्चे भी हों, ट्विंस हो, तब भी दोनों का फ्यूचर अलग अलग डिजाइन होता है। इसलिए समान तो कोई भी नहीं है, सबका अलग अलग जो इंटरनल मेमोरीज है आदि सब डिफरेंट है। अब जब मेहनत की जा रही है तो उसके बाद में सफलता मिलती है, उसमें अलग अलग आपने कहा कि अम, जब हम कंपेयर करते हैं तो नजर आता है, इसमें दोनों तीनों फैक्टर भी काम करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मैं पुरुषार्थ को महत्व देती हूँ। कभी कभी हम ये कहते हैं कि इन्होंने भी 3 घंटा पढ़ाई की, इन्होंने भी डेली 3 घंटा की, लेकिन 3 घंटे में इंटेंसिटी एक की अलग थी, जी, रिसीविंग पावर अलग थी। वो लगा रहा, लेकिन जो मेमोरी में जाना चाहिए वहां स्पेस ज्यादा थी, तो वो ज्यादा रिसीव कर पाया। कभी कभी हमारी मेमोरी में स्पेस ही कम होती है। वो स्पेस में ना भगवान के द्वारा दी हुई स्पेस नहीं है, लेकिन कई जन्मों की और इस जन्म की भी बहुत सी बातें। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बातों को याद रख लेता है, उसके इफेक्ट में आ जाता है, फीलिंग आ जाती है, बैड फीलिंग, गुड फीलिंग, उसके कारण वो अंदर मेमोरीज के अंदर वो छप जाता है। वो एक प्रकार से मेमोरी उसके कारण भरी हुई है। अब जो इम्पोर्टेंट चीजें जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो स्पेस न होने की वजह से हम स्टोर नहीं कर पाते हैं और इस कारण से रिजल्ट एक की ज्यादा आती है, एक की कम आती है। तो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से मैं आपको कहना चाहूँ तो एक चीज ये है कि हर व्यक्ति को संसार के दृश्यों को बहुत इजी लेना चाहिए, सरल रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों को रोज रात को सोने से पहले अंदर से डिलीट करना चाहिए। जैसे कि आपने पहले बताया मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। जी, माफ कर देना चाहिए लोगों को। मेरे से कुछ हो गया, किसी का विचार मेरे बारे में चल रहा है कि आज इसने मेरा मूड ऑफ किया, आज इसने डिसरिस्पेक्ट किया। अब किसी और का संकल्प चल रहा है और मैं अगर यहाँ पर कोई अटेंशन से काम कर रही हूँ, लेकिन वो काम मैं नहीं कर पाऊंगी, कंसंट्रेट नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि थॉट एक एनर्जी है। थॉट एक वाइब्रेशन बनकर दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंचता है। तो हमें चाहिए कि हम दूसरों की तरफ से भी अपने पास आने वाले वाइब्रेशन को भी ठीक करें। कैसे? सॉरी कहते हैं, महसूस करें, दिल से मांग ले सॉरी। और अपने मन में भी किसी के लिए हमने कोई नेगेटिव वाइब्रेशन या मेमोरी को रखा है कि ये व्यक्ति मेरा कंपटीटर है, ये व्यक्ति मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता, आदि कोई भी बात है, तो ऐसा न समझते हुए ये विश्व रूपी एक विशाल ड्रामा है। हर एक अपना काम करता है। भाग्य एक ऐसी चीज है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। बिल्कुल। आपके आइडियाज कोई चोरी कर सकता है, आपके नोट्स कोई चोरी कर सकता है, आपकी बाहरी जो अपीयरेंस है उसको कोई कॉपी कर सकता है, लेकिन आपके भाग्य की कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो अपने आप में फेथ रखें और दूसरों को क्षमा करें।
ये जो पॉजिटिव मन के अंदर भाव रहता है, ये हमें मेमोरी को खाली करने में मददगार करता है। तो इसलिए अंदर ज़्यादा चीज़ अगर हम डालना चाहते हैं, तो हमें मेमोरी का ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि ईश्वर की मदद। कहते हैं कि ईश्वर उनको मदद करता है, जो ईश्वर की रची हुई सृष्टि को मदद करना चाहते हैं, न कि डिस्टर्ब करने वाला कोई काम करना चाहते हैं। तो जब हम ऐसे योग्य बनते हैं कि जहाँ हमारे अंदर ये भाव होता है कि मैं जो कुछ भी करूँगा, जो कुछ भी बनूँगा, सबके कल्याण के लिए। देखिए, अभी तक हम स्कूल लेवल में देखते हैं कि सुबह में प्रार्थना की जाती थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, शांति मंत्र होता था। पृथ्वी शांति, आकाशम शांति, सर्वत्र शांति। ये भाव भरने के बाद पढ़ाई शुरू होती थी। क्यों? कि आप ये जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसका एक अल्टीमेट गोल ये बनाइए कि जिस सृष्टि में आप पैदा हुए हैं, उस सृष्टि के टोटल एनवायरनमेंट को आपको अच्छा बनाना है। आपको केवल खुद का नहीं, सबका भला सोचना है। अगर ये भाव मेरे मन में हमेशा के लिए बैठ गया ना, तो भगवान की भी मदद मिलती है। बल्कि नियमों को तोड़ के भी मिरेकल्स भी भगवान के द्वारा होते हैं। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि हम वो काम करें जिससे सर्व का भला है, वेल-बीइंग के लिए काम करें। और लक कहीं पर लिखा हुआ, बना हुआ होता नहीं है। हमारे कर्म, हमारी भावनाएँ, हमारा भाग्य निर्माण करती है। इसलिए कोई भी ये सोचे कि किसी का लक ज़्यादा है, किसी का लक कम है, ऐसा नहीं होता। लेकिन किसी की भावनाएँ अच्छी होती है, कर्म दृढ़तापूर्वक करते हैं, तो उनका भाग्य बढ़ जाता है। बाकी भगवान ने बाँटा हुआ नहीं है कि इसका भाग्य थोड़ा छोटा रखा है, इसका बड़ा रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रारब्ध अपने ही कर्मों से बनती है। इसलिए कहते किस्मत, किस्मत क्या है? आप किसकी कैसी मत पर चले, वैसी आपकी किस्मत बनी है। तो बनाइए अपनी किस्मत। आपके हाथ में कर्म रूपी कलम है, जीवन रूपी कागज है। बनाते जाइए चित्र, अपनी किस्मत बनती जाएगी। कंपेयर न करें। दुनिया में कोई भी दो एक जैसे नहीं है। किसी भी ड्रामा में दो एक्टर एक ही जैसे डायलॉग बोलेंगे तो ड्रामा का क्या होगा? दोनों के डायलॉग अलग होंगे, दोनों के लिए स्क्रिप्ट अलग ही होगी। इसलिए एक्सेप्ट करें, कोई 2 कदम आगे भी हो सकता है, कोई 2 कदम पीछे भी हो सकता है। कभी मैं आगे तो कभी कोई और आगे हो, इसमें न जाएँ। बिल्कुल, बहुत ही गहरी बात है दीदी ये कि अंतर्मन की शांति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपना माइंड शांत होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हमें अपने ही लक्ष्य को प्राप्त करना है। अक्सर जो मन आपका विचलित होता है, वो तब होता है जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव कर रखते हैं। तो अक्सर यूथ में हमें ये देखा जाता है कि हम किसी से बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, हमारा दोस्त ही क्यों ना हो, और किसी कारणवश हमारी उससे जो रिश्ता है वो टूट जाता है। बिल्कुल। और तब एक इंसान को ये सब चीज़ें सोचने में बहुत मुश्किल होती है। तब वो बस यही सोचता है कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ बुरा ही चल रहा है, उससे कोई प्यार करने वाला नहीं है, और वो अपने करियर को भूल जाता है। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि जो उसको दर्द हुआ है, उस दर्द को ही वो अपनी ताकत बना ले और अपने करियर को सँवार ले? आजकल ये प्रश्न बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं और लगाव हो जाता है। एक देखिए, लगाव को शुद्ध रूप में कहें तो प्रेम आत्मा का गुण है। स्नेह आत्मा की भूख है, आत्मा की ज़रूरत है। इसलिए स्नेही होना बुरा नहीं है। लेकिन जो लगाव शब्द है, अट्रैक्शन, वहाँ क्या हो जाता है? कहते हैं कि लगाव एक ऐसी दौड़ है जहाँ हम अंधे हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं शुद्ध प्रेम क्या फॉर्म में होता है? शुद्ध प्रेम में ये फॉर्म होता है कि आपकी कमी और आपकी अच्छाई दोनों को एक्सेप्ट करते हुए मैं आपका भला चाहती हूँ, आपके साथ टाइम बिताना चाहती हूँ, तो ये हुआ शुद्ध प्रेम। लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं, उसमें जब तक मुझे कोई अच्छा फ़ील कराता है,
मेरे से अच्छी बात करता है, मेरे लिए खड़ा रहता है, तब तक मुझे लगता है कि वो मेरे साथ अच्छा लगाव है उसका भी, जी क्योंकि मेरा भी है, उनका भी है, इट्स ओके, ठीक चल रहा है सब कुछ। लेकिन जहाँ अगले के अंदर, क्योंकि सबके अंदर कई प्रकार के संस्कार हैं, परिस्थितियों के वश कभी न कभी वो मुझसे बेहतर कुछ पाता है, तो वहाँ भी वो उसका ध्यान जाएगा, क्योंकि उसकी भी भूख है स्नेह की, उसको भी सहयोग चाहिए, उसे भी एप्रिशिएशन चाहिए। अच्छा, मुझसे ज़्यादा कहीं से जब वो एप्रिशिएशन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो वो आत्मा की आवश्यकता जहाँ पूरी होती है, तो वो वहाँ भी ध्यान देता है। और तो ये लगने लगता है कि शायद ये मेरी कमी है, और खुद को गिल्टी महसूस होते हैं, या कभी-कभी रिवेंज की भावना भी आ जाती है कि ओ ऐसा कैसे कोई कर सकता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि अगर किसी लाइन को छोटा करना है तो अपनी लाइन को बड़ा करना है। ये हमने बचपन से सीखा है। जी तो किसी के साथ अगर हमारा लगाव है, तो इसके लिए केवल नहीं है कि वो मेरे बारे में सोचे। लगाव तो ये भी है ना कि मैं उनकी ज़रूरतों को भी सोचूँ। यानी कि प्रेम या स्नेह माँगने की चीज़ नहीं है, देने की चीज़ है। यहाँ हम भूल कर देते हैं कि हम इच्छा ज़्यादा रखते हैं, और एक्सपेक्टेशन ही हर रिश्तों के अंदर बदलाव लाती है। जी तो हमें देने का भाव रखना चाहिए, ज़्यादा सहयोग करें हम, ज़्यादा अंडरस्टैंड करें और ट्रस्ट रखें। एक टाइम बीइंग भी कई चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति मुझसे दूर हो गया है, टाइम बीइंग होता है कि वो कुछ समय के लिए बिज़ी भी हो सकता है, कुछ समय के लिए वो किसी और की ज़रूरत भी हो सकती है उसको। ट्रस्ट रखें और अपनी तरफ से फिर भी हम प्रेम देते रहें। और जब भी ऐसी चीज़ें होती भी है कि बाकायदा कुछ हो गया कि कोई किसी से अलग हो गया, तो एक बात याद रखें कि संसार में इतने ज़्यादा ऑप्शंस है, इतना बड़ा ये दुनिया है, तो हम अकेले नहीं हैं, और ईश्वर ने मेरे लिए भी कुछ न कुछ सोचा है। इसलिए भी स्पिरिचुअलिटी में हम लोग क्या कहते हैं युवाओं को, क्या प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट्स सेल्फ स्टडी करो। ओके और उसमें बहुत से ऐसे सब्जेक्ट आ जाते हैं कि आत्मा की ज़रूरत क्या है? गुस्सा क्यों आता है? क्या एक्चुअली मुझे चाहिए? देखिए एग्ज़ाम होता है, तो कई बच्चे कहते हैं मुझे भूख नहीं लग रही है। अब मम्मी पीछे-पीछे घूमती, बेटा एग्ज़ाम है ये तो खा ले, अच्छा तेरी पसंद का पराठा। उस दिन उसको भूख नहीं लगती, कुछ खा लेगा तो उसको पेट लूज़ हो जाता है। तो ये एक्चुअली क्या है? टेंशन। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से लेवल पे काम करना है। हम किसी को खिला देते हैं, हम किसी के लिए चीज़ ला देते हैं, हम किसी को गिफ्ट दे देते हैं, लेकिन उसका स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी ज़रूरत ये है कि उसको मन से कोई सिक्योरिटी फ़ील कराएँ। उसको कोई लाइट कर दें कि बेटा कुछ भी नहीं, तो जो भी कर लेगा अच्छा ही करेगा। ये कहने वाला कोई चाहिए, बजाय उसके हम और चीज़ें कर लेते हैं। दोस्त भी कई बार वो नहीं समझ पाते हैं एक-दूसरे का। तो हम एक-दूसरे की कमी को, प्रॉब्लम को, बीमारी को समझें, इससे बड़ा कोई प्यार नहीं है। और इसलिए माता-पिता को भी हम लोग कहते हैं कि आपके घर में जब युवा बच्चे हैं, तो आप उनके अंदर जो कोई चेंजेस आते हैं, तो आप बड़े प्यार से उनसे बात कीजिए, समझिए उनको। ना कि सीधा ये कहे कि तू आजकल ठीक नहीं पढ़ रहा है, तू आजकल ये नहीं कर रहा है, तेरा तेरा ध्यान आजकल कहाँ है? तो ये नहीं, लेकिन उसके पास बैठे, तो अंदर से वो निकलता है। काउंसलिंग में मैं यही करती हूँ, केवल उनसे बात करती हूँ, चलो आपको जो बताना है बताइए। उन्हीं की वो बताते-बताते समझ में आ जाता है कि वो कौन-सी पॉइंट है जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। बिल्कुल तो इसलिए आजकल काउंसलिंग की सेवाएँ भी बढ़ती जा रही हैं, पर मैं कहूँगी हर व्यक्ति एक-दूसरे के लिए काउंसलर बने, तो बहुत अच्छा होगा, हर रिश्ता अच्छा होगा। जी दीदी, आपने बहुत ही बेहतरीन बात कही है कि प्यार के अंदर भी सबसे पहले तो ये जानो कि आप मोह मत करो, आप पहले प्यार करो। और प्यार के अंदर भी गिव वाला बिहेवियर रखो, ना कि टेक वाला। यस। जी बिल्कुल। तो मेरे तो यहाँ पे सारे सवालों का आपने आंसर दे दिया है दीदी, पर मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल है एक और, कि आपने जैसे कि मुझे अभी बताया पहले कि आपको 40 साल हो गए हैं ब्रह्म कुमारी बने हुए, यानी कि आपने भी अपने जो है शायद टीनेजर या एडल्ट लाइफ में ही ये स्टार्ट किया।
तो आपको ये ज्ञान कैसे आया? अधिकतर लोग सोचते हैं कि शायद लोग स्पिरिचुअल तब बनते हैं जब जीवन में कोई बुरी घटना हो जाती है, या वो उदास होते हैं, या शांति की खोज में कहीं उनको जाना पड़ रहा होता है। एक्चुअली पूरी फैमिली के साथ हम लोग कनेक्ट हुए थे ब्रह्मा कुमारी से, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इससे अटैच हो पाई। 10th में मैं डिस्ट्रिक्ट की टॉपर रही, 12th में भी स्कूल की टॉपर रही। सब कुछ करते हुए एक ऐसा लगता था कि ये सब तो ठीक है, हम कर रहे हैं, लेकिन आखिर हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? ये ऐसा एक छोटा सा सवाल था। गुजराती में हम लोग बचपन में एक पोइम पढ़ते थे, मने कहो ने ईश्वर के वहां से क्या रहता से सु करता से, इससे वो पोइम मुझे बहुत दिल से लगती थी। और कहीं ना कहीं मुझे, जब मैं संस्था में कनेक्ट हुई तो एज बहुत कम थी, लेकिन मुझे ऐसे अपने जवाब मिलते गए। ओके। और इतना जो सुकून का अनुभव, हालांकि माता पिता के प्यार में भी वो पली रहे थे, कोई दिक्कतें नहीं थी, लेकिन मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट ये आया कि मुझे लग रहा था कि मैं डॉक्टर बन के और समाज की सेवा करूंगी, लेकिन मेरे अंदर बदलाव ये आया कि आज इंसान को शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से प्रॉब्लम ज्यादा है। तो मैं जरूर डॉक्टर बनूंगी, जरूर इलाज करूंगी, लेकिन मन का करूंगी। और इसलिए मेरे जीवन में ये डिसीजन मैं बहुत इजीली ले पाई। फैमिली में थोड़ा सा टाइम लगा उनको कन्विंस करने में, लेकिन आफ्टर दैट वो भी समझ गए कि नहीं, एक व्यक्ति का दिल और दिमाग जहाँ पे अच्छा आगे बढ़े, वो मुझे परमिशन मिली। और मैं ये मानती हूँ कि इस एज में, युवा एज में, हर एक को थोड़ी बहुत ये जानकारी कि जीवन का सत्य क्या है, ये होनी ही चाहिए। वरना कभी कभी हम चाहते हुए भी बाद में अपने जीवन में यू टर्न नहीं ले पाते हैं। फिर हम सोचते चलने दो यार, जैसे चलता चलने दो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर यूथ एज में थोड़ी बहुत भी अवेयरनेस मिल जाती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, बहुत फायदा होता है। बिल्कुल, आपने स्टार्टिंग में कहा कि आपको जवाब मिलते गए और फिर आपको जवाब इस स्पिरिचुअलिटी से मिले। बिल्कुल। ओके। डेली क्लास और मॉर्निंग मेडिटेशन, जिसमें हम लोग 3:30 4 o'clock अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और परमात्मा से बात करते हैं। कभी हम पत्र लिखते हैं ओके। और वो सामने रख देते हैं। जो हमारा मेडिटेशन रूम होता है, पॉइंट ऑफ लाइट की, जो हम शिव जी का ध्यान लगाते हैं, ज्योति बिंदु जो परमपिता परमात्मा है। तो दूसरे दिन जब हम डिस्कोर्स सुनते हैं, क्लास सुनते हैं, तो जो मैंने परमात्मा के सामने अपनी कोई प्रॉब्लम या प्रश्न रखा, उसका उत्तर मुझे मिल जाया करता था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये होने लगा कि वो सुन रहा है और वो मेरी हर बात को तुरंत रिप्लाई कर रहा है, रिस्पॉन्ड दे रहा है। और जीवन में बहुत सी बातें और भी आई, क्योंकि ये सादगी भरा जीवन है। दुनिया की जीवन तो आप जानते हैं कि चकाचौंध वाली जीवन है, लेकिन इस जीवन में चलते दुनिया के चेहरे पर जो खुशी, जो नशा को, जो खुमारी नहीं है, वो हम इस जीवन में प्राप्त कर पाए हैं, इसकी मुझे खुशी है। तो प्रॉब्लम्स तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन कैसे जीना ये सीख ले, आर्ट ऑफ लाइफ सीख ले, तो शायद कुछ भी मुश्किल नहीं है। थैंक यू सो मच गीता दीदी, आपने आज सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे जितने भी ऑडियंस है उन सबको एक सही मार्ग दिखाया है। तो लास्ट में जाते जाते आप एक लाइन में संदेश क्या देना चाहती है हमारे यूथ को? मैं एक चीज आज के यूथ को देखती हूँ कि उनके अंदर लेबल्स का और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की आकर्षण बहुत है। तो मैं एक लाइन में अगर कहूँ तो सिंपल बनो और सैंपल बनो। ओके। आप खुद एक ब्रांड बनो। आपके पीछे लाइन लगेगी, आपके पीछे दुनिया चलेगी। आप ही जब तक किसी और के पीछे चलोगे तो आप हमेशा फॉलोअर ही रहोगे। इसलिए खुद की ब्रांड बनाओ। उसके लिए आपको सिंपल रहना है। केवल विचारों को ऊंचा बनाइए। अन्य चीजें जैसी मिल रही है उसी में आप सुंदर भी हो, उसी में आप आगे भी बढ़ सकते। थैंक यू सो मच गीता दीदी। उम्मीद है कि हम साथ में आगे और एपिसोड्स बनाएं और हमारी इस ऑडियंस को ऐसे स्पिरिचुअल भी इंटेलिजेंट बना पाए। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।